आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस का 18 चैप्टर ऊर्जा स्वरूप एवं स्रोत। तो ऊर्जा के बारे में हम देखते हैं कि ऊर्जा होता क्या है। तो कोई भी कार्य हम अगर करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बिना हम ऊर्जा के कोई भी काम नहीं कर सकते। किसी भारी वस्तु को उठाना है तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी, लेकिन ये जो ऊर्जा है वो हमें कहाँ से मिलेगी? ये हमें भोजन के रूप में मिलती है। भोजन हम जो करते हैं उसी से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और जो ऊर्जा और कार्य है उसका क्या होता है? एक सीधा संबंध होता है। अधिक कार्य करने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जितना अधिक ऊर्जा होगी हम उतने ही अधिक कार्य करेंगे। तो ऊर्जा शब्द की जो आविष्कार था वो कब हुआ? तो आज से जब 200 वर्ष पूर्व एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, थॉमस यंग ने ऊर्जा शब्द को एक यूनानी वाक्य के अंदर कार्य से प्रेरित होकर इजाद किया। उनके अनुसार ऊर्जा के अंदर कार्य छिपा है। आप उस ऊर्जा के उपयोग से कार्य कर सकते हैं। हमारे शरीर में भी एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा है। जितनी अधिक हम कार्य करेंगे उतनी अधिक ऊर्जा की खपत होगी और हमें थकान महसूस होगा। और इस ऊर्जा की आपूर्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भोजन करना पड़ेगा। तो जब आदि मानव था, बहुत पुराने वर्षों की बात है, जब मनुष्य आदि मानव टाइप का जो जीवन जीता था तो वो क्या करता था? गुफाओं में रहता था और अपने शरीर का रासायनिक ऊर्जा का ही उपयोग करता था। फिर लोगों ने ज्ञान की प्राप्ति हुई और पालतू पशुओं से भी ऊर्जा का उपयोग शुरू कर दिया। नदी और पानी में जहाज बनाने की उसमें चलना सीख लिया। अब हम देखते हैं कि जैसे लकड़ी जलाते हैं तो हमें उससे आग मिलती है, तो आग की ऊर्जा का भी हम उपयोग करते हैं। जैसे सर्दी में गर्मी प्रदान करने के लिए और आग से रात को प्रकाश करने के लिए, फिर खाना बनाने के लिए, फिर कई सारी चीज़ों को बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने में भी हमें जो आग की जो ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं। अब जब मनुष्य व जानवरों के साथ साथ निजी वस्तुओं की ऊर्जा को भी कार्य करने के लिए उपयोग में लिया जाने लगा। जैसे स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ 1700 में। पहली बार ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को रासायनिक गतिज ऊर्जा में बदल पाना संभव हो पाया। फिर उसके बाद स्टीम इंजन बनाए गए। कुछ कारखानों में मशीन को चलाने, समुद्र में जहाज को चलाने और कुछ ज़मीन पर रेलगाड़ियों को खींचने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो ऊर्जा से हम कई सारी चीज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका जैसे रासायनिक ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया, गतिज ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में, तो इस प्रकार से जो ऊर्जा का है परिवर्तन होते रहता है। अब क्या हुआ कि जो इंजन है, मतलब जो रेल का इंजन है, उसके में लकड़ी के जगह पे कोयला का उपयोग किया जाने लगा। पहले तो लकड़ी का उपयोग करते थे, फिर कोयले का उपयोग करने लगे। फिर जलाऊ ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को दो ध्रुवों के बीच में तार के पहिए चलाए गए। इससे चुंबक की जो गतिशील ऊर्जा है वो विद्युत धारा पैदा करने, मतलब करंट पैदा करने लगी। फिर जो करंट है वो टेलीफोन और टेलीग्राफ के लिए भी उपयोग किए जाने लग गया। विद्युत ऊर्जा से भी दुनिया के कई सारे मोटर चलने लग गए। तेल के कुएं खोदने सीखे। फिर इसे काफ़ी आसानी से पाइप द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजा जाने लग गया। धीरे धीरे जो क्या है, ऊर्जा का हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने लग गए। इसका कहने का मतलब ये है सीधा। और 1800 के अंत में पेट्रोल से चलने वाली इंजन बनने लगी। इसका उपयोग कार, ट्रक, बस, हवाई जहाज़ सब चीज़ों में होने लग गया। तेल घरों को गर्म करने और विद्युत पैदा करने के लिए भी उपयोग किए में आने लगा। तेल और कोयला के अलावा भी कई और भी स्रोत हैं जिनसे ऊर्जा की आपूर्ति हो सकती है। लोग आणविक ऊर्जा का उपयोग करते हैं, पानी और हवा के बहाव की धारा का उपयोग करते हैं, जो मतलब समुद्र की जो धाराएं हैं, हवा है, ये सब से का भी उपयोग करके ऊर्जा की प्राप्ति होती है। समुद्र में ज्वार और भाटे द्वारा उत्पन्न ऊर्जा का भी इस्तेमाल होता है। तो मतलब ऊर्जा हर चीज़ में, हर जगह कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में छिपा हुआ रहता है।
सूर्य की ऊर्जा भी कई ज़रूरतों को पूरा करती है। तो हम आगे देखेंगे ऊर्जा के प्रकार और उसके स्वरूप। जो प्रत्येक दिन हम ऊर्जा के कई रूपों को जानते हैं। जैसे सुबह सुबह हम नाश्ता लेते हैं, पैदल या साइकिल चलाते हैं। तो जो सुबह सुबह हम नाश्ता लेते हैं वो रासायनिक ऊर्जा है, और जो पैदल चलते हैं वो यांत्रिक ऊर्जा है। रोशनी से भरपूर कक्षा में वो प्रकाश ऊर्जा है, जो रोशनी होती है। और जो हम सुनते हैं, बोलते हैं जो हम सुनते हैं उसे ध्वनि ऊर्जा कहते हैं। और जो बॉल को हम अगर ऊपर फेंकेंगे तो सीधा ऐसे नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो गुरुत्वीय ऊर्जा है उसमें। और पंखे की जो हवा का जो हम आनंद लेते हैं वो विद्युत ऊर्जा के कारण लेते हैं। हम कई रूपों की ऊर्जा को भलीभांति परिचित है। ऊर्जा की ये सभी रूप दो प्रकार से बटी हुई है, एक तो स्थितिज ऊर्जा, एक तो गतिशील ऊर्जा। तो देखिए जो ऊर्जा के स्वरूप है, एक तरफ स्थितिज ऊर्जा के बारे में बताया गया है, एक गतिज ऊर्जा की। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? संग्रहित मतलब इकट्ठा ऊर्जा। और स्थिति की ऊर्जा को हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह कण में गति के कारण ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा किस में होती है? कण में। इसी के कण में अगर गति होते रहती है तो उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे तरंग, इलेक्ट्रोड्स, अणु और परमाणु। तो जो अणु, परमाणु ये सब है, ये नाभिक के चारों ओर घूमते रहते हैं, इसलिए इसको गतिज ऊर्जा बोलते हैं। रासायनिक ऊर्जा किसमें रहती है? परमाणु और अणुओं के बंधों में संग्रहित ऊर्जा होती है। जैसे भार, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब में रासायनिक ऊर्जा होती है। विकिरण ऊर्जा किसमें होती है? जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, किरणें हो गए, एक्स किरणें, गामा किरणें, रेडियो किरणें, ये सब विकिरण हो गए। नाभिकीय ऊर्जा क्या होते हैं? नाभिक में जो संग्रहित ऊर्जा होती है, तो जो वो क्या करती है, नाभिक की ऊर्जा अणुओं को एक साथ बांध कर रखती है। जैसे यूरेनियम परमाणु का नाभिकीय ऊर्जा का उदाहरण है। तापीय ऊर्जा क्या होती है? जो तपता है, जैसे आग से अगर किसी चीज़ को हम तपा रहे हैं तो वो तापीय ऊर्जा होगी। जैसे पृथ्वी भी क्या है, सूर्य की रोशनी का ज़्यादा पड़ती तो वो तपने लगता है, तो उसे तापीय ऊर्जा बोलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? जैसे स्प्रिंग में जो ऊर्जाएं निहित होती हैं उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। गति ऊर्जा जो गति करती रहती है, जैसे समुद्र का जल, वो एक गति ऊर्जा। और जो हवाएं हैं वो गति कर रही हैं, इसको गति ऊर्जा। गुरुत्वीय ऊर्जा, जैसे बॉल को हम ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो सीधा सीधा ज़मीन में ही आ जाता है, तो उसमें क्या निहित होता है? गुरुत्वीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा जैसे हम पंखा वगैरह जो घुमाते हैं या प्रकाश जो बल्ब वगैरह जलता है उसमें विद्युत ऊर्जा होता है। अब ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। ऊर्जा ना तो नष्ट होती है ना तो ख़त्म होती है। ये क्या होती है? एक जैसे यांत्रिक ऊर्जा तो विद्युत ऊर्जा है तो गतिज ऊर्जा। कई सारी चीज़ों में ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण होता है। इसी को बोलते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। तो सभी वस्तुओं में क्या होती है? अंतर्निहित ऊर्जा होती है। किंतु जब तक कुछ ऐसे ना हो जिसे उस वस्तु की अंतर्निहित ऊर्जा के किसी अन्य रूप में रूपांतरित हो, तब तक हम उसकी ऊर्जा के बारे में कुछ कह नहीं जा सकते। जैसे कोई पटाखा फूटता है तो उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है, जो प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा और गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। अब ये क्या दिया हुआ? ऊर्जा के जो मतलब प्रारंभिक रूप और अंतिम रूप। मतलब जैसे स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तित हो जाती है, तो वो इसका उदाहरण भी बताया गया है कि जैसे ऊंची सतह पर स्थित पानी की टंकी से पानी का नीचे गिरना। तो जो ऊपर जो स्थित टंकी था वो तो क्या स्थित में था, जब पानी गिरा तो वो क्या हो गया? गतिज ऊर्जा में आ गया। तो ये बता रहा है कि स्थितिज ऊर्जा से गतिज ऊर्जा में उसमें परिवर्तन हो गया। अब बता रहा है यांत्रिक ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में कैसे परिवर्तित हुआ। हथेलियों को आपस में रगड़ने पर हथेलियों का गर्म हो जाना। अब जो हमारी हथेली वो क्या यांत्रिक ऊर्जा में थी, जब हमने उसको रगड़ा तो क्या गर्म हो गया हमारा हाथ, तो गर्म मतलब ऊष्मीय ऊर्जा हमें मिल गई। अब फिर बता रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा का स्थितिज ऊर्जा में, जैसे जो स्प्रिंग को हम दबाए तो वो क्या हो गया? स्थिर हो गया। और स्प्रिंग का ही दबाना ही क्या हो गया?
यांत्रिक से स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अब हम जो काम करते हैं उसको यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं। हम मनुष्यों के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको यांत्रिक ऊर्जा। जैसे हमने क्या किया, जनरेटर को घुमाया तो उसमें क्या निकला, करंट पैदा हो गया घुमाने से हमारे। तो जो हमने घुमाया तो उसमें किसमें, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। अब रासायनिक का प्रकाश, जो टार्च में है जो बैटरी लगी होती है उसमें रासायनिक केमिकल का यूज़ होता है। अब जब हम टार्च को जलाए तो हमें रोशनी मिली, तो रसायन का प्रकाश में परिवर्तित हो गया। अब यांत्रिक ऊर्जा कई सारी चीज़ों में होती है, वो ध्वनि, प्रकाश और ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित हो, जैसे चाकू का किसी पत्थर पर टकराना। और विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में, जैसे इस्त्री का हम गर्म होना। अब विद्युत हम दिए उसको, उससे हमारे जो इस्त्री है वो गर्म हो गई, इससे हम प्रेस कर लिए तो विद्युत ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन हो गया। अब क्या होता है कि जैसे हम किसी भी चीज़ का उपयोग करते हैं उसमें ऊर्जा तो निहित होती है, वो रूपांतरित भी हो जाती है, लेकिन कभी और ऊर्जा कुछ मात्रा में ऊर्जा का व्यय भी हो जाता, मतलब कुछ बेकार हो जाते जिसका कोई उपयोग नहीं होता। तो इसे ही क्या बोलते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। दूसरे शब्दों में अगर हम कहा जाए तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही नष्ट होती, केवल इसका एक से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। जैसे विद्युत उपकरण क्या हो गया, टीवी। अब क्या, और विद्युत ऊर्जा के उपयोगी रूपांतरण कौन कौन से होंगे, प्रकाश और ध्वनि में। और तो विद्युत ऊर्जा का व्यय टीवी व वातावरण में ऊष्मीय ऊर्जा, तो ये व्यय हो गया। और ये इसको रूपांतरण किसमें हो गया, प्रकाश और ध्वनि में। और जो उसमें से ऊष्मीय ऊर्जा निकली उसका वो व्यय हो गया। अब एयर ड्रेसर क्या होता है, वो ऊष्मीय वायु की ऊष्मीय और गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, तो जो ध्वनि निकलती है वो बर्बाद हो जाता है। ओवन में क्या होता है, भोजन में ऊष्मीय ऊर्जा होती है, लेकिन जो बर्तन में ऊष्मीय ऊर्जा और ध्वनि ऊर्जा होती है वो बर्बाद हो जाती है। उसी तरह पंखा भी है। उसी तरह आपको एक और एग्जाम्पल बताना है। अब देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, मतलब बल्ब के बारे में बताया गया है कि सब में विद्युत ऊर्जा है। ये टंगस्टन बल्ब है, ये CFL बल्ब है और ये LED है। तो आजकल सबसे ज़्यादा LED प्रयोग हो रहा है। तो जो टंगस्टन की बल्ब थी वो क्या करता था, 90% ऊष्मीय ऊर्जा और 10% प्रकाश, हमको मतलब प्रकाश कम मिलता था और गर्मी ज़्यादा मिलती थी। तो जो CFL आया वो 70% प्रकाश देने लग गया और 30% गर्म होता था। तो जो LED बल्ब आ गया वो 5% ही केवल कम गर्म होती है और 95% हमें रोशनी देती है। तो अब ऊष्मीय ऊर्जा का स्थानांतरण 3 प्रकार से होता है, संवहन, चालन और विकिरण। तो अब हम देखेंगे कि संवहन कैसे होता है, चालन कैसे होता है और विकिरण कैसे होता होगा। ऊष्मीय ऊर्जा किस प्रकार से गर्म से ठंडे की ओर प्रभावित होती है और आप ऊष्मीय ऊर्जा के व्यय को नियंत्रित कर सकते हैं। ये क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण। अब ऊर्जा के स्रोत, अब हम देखेंगे कि ऊर्जा के स्रोत क्या क्या है। हमें ऊर्जा किसी भी स्वरूप का उपयोग करने के लिए हमें ऊर्जा के किसी स्रोत से प्राप्त करने की आवश्यकता, मतलब कहीं ना कहीं से हमें कैसे ऊर्जा मिलेगी। तो हमें घर में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला है, नाभ की विखंडन, पन बिजली ऊर्जा घर हो सकता है। कारों को चलाने के लिए रासायनिक ऊर्जा पेट्रोल, डीजल और ईंधन से प्राप्त होती है। इसे हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। आज हमारे देश को सबसे अधिक आवश्यकता होती है कि ऐसे स्रोत की जिनसे हमारे देश की बढ़ती विद्युत ऊर्जा की आपूर्ति हो सके। सबसे ज़्यादा विद्युत ऊर्जा हमें चाहिए रहता है। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए हमें ऊर्जा को एक स्वरूप से विद्युत ऊर्जा के स्वरूप में रूपांतरित करना पड़ता है। यह विधि तत्काल रूपांतरण अथवा मध्यवर्ती रूपांतरण या कुछ मतलब किसी चीज़ में थोड़ा टाइम लग सकता है या तो तुरंत हमें मिल सकता है। आज अधिकतर ऊर्जा मध्यवर्ती रूपांतरण द्वारा ही विद्युत में बदलती है। फिर इन दोनों ही
विधियों के लिए हम कई प्रकार के ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करते हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, नाभिकीय विखंडन, सौर ऊर्जा और पनबिजली। तो ये क्या है, परसेंटेज बताया गया है कि हमें ऊर्जा के जो विद्युत के विभिन्न स्रोत क्या क्या हैं। सबसे ज़्यादा स्रोत क्या है, कोयला, फिर प्राकृतिक गैस, जलीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और लास्ट में नाभिकीय ऊर्जा, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है, फिर लास्ट में नाभिकीय ऊर्जा। तो सबसे कम पर्सेंट किसका है, नाभिकीय ऊर्जा का। तो ऊर्जा के परंपरागत स्रोत जैसे जीवाश्म ईंधन हो गया, कोयला, पेट्रोलियम, रसोई गैस, केरोसिन, डीजल, ये जो हैं जीवाश्म ईंधन में आते हैं। इसका उपयोग गैस, खाना बनाने, वाहनों में प्रत्यक्ष रूप से, साथ ही विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी उपयोग किया जाता है। विद्युत संयंत्रों में प्रतिदिन विशाल मात्रा में जीवाश्म ईंधन का जलाया जाता है और जल उबालकर भाप बनाई जाती है। यह भाप टरबाइन को घुमाकर क्या करती है, विद्युत उत्पन्न करती है। ऐसे संयंत्र को हम क्या बोलते हैं, जो तापीय विद्युत संयंत्र, मतलब कोयले से हमें क्या जो प्राप्त हो उसे तापीय विद्युत संयंत्र कहेंगे। इसलिए क्योंकि इन संयंत्रों में ईंधन के दहन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। ईंधन का हम जलाए या उसको जलाए तो हमें जो ऊर्जा मिलती है उसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। इस प्रकार के विद्युत में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा पहले ऊष्मीय ऊर्जा में बदलती है, जो टरबाइन को घुमाने से यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मा मिलती है, फिर वो यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, जिनसे विद्युत जनरेटर द्वारा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब क्या होता है, जो ऊर्जा का कुछ पार्ट जो है हमने पहले भी पढ़ा था कि कुछ मात्रा अनुपयोगी रूप से वह हो जाती हैं। जीवाश्म ईंधन से चलने वाले विद्युत संयंत्र केवल 40% ही दक्ष होते हैं। जीवाश्म ईंधन को जलाने की कई सारी हानियां भी होती है, जैसे उसमें कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड मुक्त होते हैं। इन अम्लीय ऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है, जो जल और स्मारकों को प्रभावित होती है। तो जो कुछ जीवाश्म ईंधन है वो हमें नुकसान भी पहुंचाती है। अब क्या है, जल विद्युत संयंत्र ऊर्जा का एक अन्य पारंपरिक स्रोत। बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा या ऊंचाई से जो जल गिरती है उसकी स्थितिज ऊर्जा, गिरते हुए जल की स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलकर टरबाइन पर डाला जाता है, जिससे टरबाइन घूमने लगता है और हमें विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है स्थितिज ऊर्जा। जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए नदियों के बहाव को रोककर, मतलब क्या करते हैं, हम नदी के बहाव को रोककर बड़े बड़े डैम बना के जो कृत्रिम झीलों में जल एकत्रित करने के लिए ऊंचे ऊंचे बांध बनाए जाते हैं, वही डैम बनाए जाते हैं। इन जलाशयों में वर्षा के समय जल संचित होता रहता है। क्या होता है, जब वर्षा के दिन होते हैं तो उसमें जल भरते जाता है। अब जब जल भर गया तो यह संचित जल बांध के ऊपरी भाग से पाइपों द्वारा बांध के आधार के पास लगे टरबाइन के प्लेट पर मुक्त रूप से गिरते रहता है। फलस्वरूप टरबाइन की ब्लेड घूमने लग जाती है और जनित्र द्वारा जो जनरेटर रहता है उससे विद्युत उत्पन्न होती है। जब जल विद्युत ऊर्जा एक नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। क्या है, नवीनीकरण। एक दो होती है, एक नवीनीकरण और एक अनवीनीकरण। क्योंकि वर्षा के बाद जलाशय पुनः भर जाता है। बांध निर्माण के समय कई समस्या भी जुड़ी, इससे बहुत से खेती योग्य भूमि और मानव आवास क्या होती हैं, डूब जाते हैं। पृथ्वी से पारिस्थितिक तंत्र भी नष्ट हो जाते हैं। तो क्या होता है, इसीलिए क्या होता है कि कई नदियों पर डैम बनाने से जो अगर समुद्र वर्षा का पानी ज़्यादा भर जाता है तो उसे रोक दिया जाता है, ताकि जो खेती योग्य भूमि वो ना खराब हो और मानव आवास जो है वो ना डूबे। तो कई सारी चीज़ों में जो डैम बनाए जाते हैं बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसके बाद हम सेकंड पार्ट में देखेंगे।